हेलो, दिख रहा है? हेलो। हेलो। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो आज हम लोगों को देखना था डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। whenever the supply of an essential element becomes limited, plant growth is retarded। ठीक है, कहने का मतलब अगर एसेंशियल एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ होगा, रिटार्ड रहेगा ग्रोथ। So the concentration of the essential element below which plant growth is retarded is termed as critical concentration। कहने का मतलब है कि एक थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए जिसको हम लोग क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, उतना मिनिमम अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट है, चाहे वो मैक्रो हो माइक्रो हो, वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अवेलेबल नहीं होगा तो फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेंगे। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये वही चीज कह रहा है कि अगर अवेलेबिलिटी इस थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम है तो फिर क्या होगा? डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट्स में दिखने लगेगा। और यही काम प्लांट फिजियोलॉजिस्ट का है, जो कि हम पिछले बार आपको समझा रहे थे। ठीक है, since each element has one or more specific structural or functional role in plants, in the absence of any particular element, plants will show certain morphological changes। अभी आपने देखा था पिछले क्लास में कि किस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनका रोल क्या है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो अवेलेबल नहीं है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से उनका वैल्यू ऊपर नहीं है, तो क्या होगा? जिस फंक्शन के लिए वो कंसर्न्ड एलिमेंट काम करता है वो पूरा नहीं होगा। पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? प्लांट विल शो चेंजेस। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब बाहर से हमको दिखेगा वो चेंजेस, पत्ता मुरझा जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है, वो फटने लगेगा। सो काफी चीजें आती हैं जो आप कभी देखे होंगे, बागान में निकल कर देखिए तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है प्लांट्स के साथ। So these morphological changes are indicative of certain element deficiencies which are called deficiency symptoms। ये सब प्रैक्टिकल है प्लांट फिजियोलॉजी, आपको बकायदा जाकर देखना पड़ेगा प्लांट में, गार्डन में, कि कैसे बिहेवियर होता है प्लांट का। ठीक है, the deficiency symptoms vary element from element to element and they disappear when the deficient mineral nutrient is provided to the plant। कहने का मतलब है कि कॉपर का अलग है डेफिशिएंसी सिम्टम, आयरन का अलग है, सोडियम का अलग है, पोटासियम का अलग है, नाइट्रोजन का अलग है, फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब सबके अलग अलग हैं और स्पेसिफिक है। कैल्शियम अगर कम है तो आपको कैल्शियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप बोरॉन बोरॉन प्रोवाइड करके उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम को पूरा नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। अगर आप कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम दीजिएगा, तब जाके डेफिशिएंसी पूरा होगा। ये हम लोग क्राइटेरिया में पढ़े थे। ठीक है, However, if deprivation continues, it may eventually lead to the death of the plant। अब आपने छोड़ दिया, जैसे कि जंगलों में होता है, तो क्या होता है? वो तो अंडर ह्यूमन केयर नहीं है। अगर वहां के सॉइल को डिटेरायरेशन हुआ है, सॉइल के जरिए अगर उसको कंसर्न न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है तो वो डिप्राइव होगा, धीरे धीरे क्या होगा? वो मर जाएगा पौधा। ठीक है, so the parts of the plant that show the deficiency symptoms also depend on the mobility of the element in the plant। ये हम आपको बता रहे थे, पहले भी बताए हैं कि एलिमेंट मोबिलाइज कर सकता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का हिस्सा नहीं है वो सब मूव करेंगे। बट कैल्शियम जैसे वो कैल्शियम पेक्टेट मिडिल लैमेला का पार्ट है, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट है, तो वो इमोबाइल है, तो वो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, for elements that are actively mobilized within the plants and exported to young developing tissues, the deficiency symptoms tend to appear first in older tissues। अब आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि प्लांट्स में ये क्या खासियत है कि जैसे जैसे प्लांट का वो हिस्सा जो ओल्ड हो रहा है वो अपने न्यूट्रिएंट को यंगर टिश्यूज या ग्रोइंग रीजन्स की तरफ वो डाइवर्ट कर देता है। ठीक है,
तो होगा क्या, जो एक्टिवली मूव कर सकते हैं एलिमेंट्स, वो क्या होंगे, वो ओल्डर टिश्यूज से वो यंगर टिश्यूज की तरफ चल जाएंगे, जो ग्रोइंग पार्ट है उधर चला जाएगा। तो ओल्ड रीजन्स में जो सिनेस कर रहा है, डाई करने वाला है, वहां पे एक्टिवली मोबाइल जो एलिमेंट्स हैं उनका डेफिशिएंसी सिम्टम्स सबसे पहले दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द डिकेइंग और सेनेसेंट लीव्स, क्योंकि ये मोबाइल हैं। ठीक है, तो जैसे प्लांट पार्ट को लगा कि अब हम मरने वाले हैं कुछ समय में, तो वो अपना न्यूट्रिएंट को यंगर ग्रोइंग पार्ट की ओर ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो मोबाइल एलिमेंट है ये ट्रांसफर हो गए अब ओल्डर रीजन से यंग रीजन की तरफ। ठीक है, तो अब चूंकि ये ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट की तरफ चले गए हैं, तो होगा क्या, जो ओल्डर टिश्यूज हैं उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी सिम्टम दिखने लगेगा। ठीक है, so in the older leaves, biomolecules containing these elements are broken down, making these elements available for mobilizing to younger leaves. ठीक है, तो जो पुराने पत्ते हैं उनमें क्या हो रहा है, अब उनमें डिके होगा, डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो कंपोनेंट्स हैं ओल्डर टिश्यूज में, वो बायोमोलिक्यूल्स जो होंगे वो अब सिंपल एलिमेंट्स में टूट जाएंगे। ठीक है, और ये जो एलिमेंट टूटा, ठीक है, सिंपलर पार्ट्स, ये अब क्या होगा, ये जो ग्रोइंग एरिया है, यंगर लीव्स हैं, उस तरफ वो मोबिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आइडिया बहुत सिंपल है, older and senescent leaves, dead and decaying part of the plant will undergo simplification process। तो जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है वो वहां टूटता है, और जो सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा, यंगर लीव्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो एक्टिवली मोबाइल एलिमेंट्स होती है उनका डेफिशिएंसी सिम्टम हमको सबसे पहले सेनेसेंट पार्ट्स में देखने को मिलेगा। So the deficiency symptoms tend to appear first in young tissues whenever the elements are relatively immobile and are not transported out of the mature organs. But अब यहाँ पे क्या है, मोबाइल था तो हुआ क्या कि जो ओल्डर लीव्स हैं या ओल्डर डिकेइंग पार्ट्स है वहां पर आपको दिख रहा है कि जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम टाइप के जो मोबाइल एलिमेंट्स है उनकी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिली। लेकिन अब इसके उल्टा है, अब मान लेते कैल्शियम जैसे की है, ठीक है, सल्फर जैसे, ये इमोबाइल एलिमेंट्स है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो अगर मानते हैं सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल जो हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट टूटेंगे भी, बट जो डीपली एम्बेडेड होंगे वो टूट नहीं पाते। ठीक है, तो कैल्शियम और सल्फर जो है वैसे ही एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अब चूंकि नए यंगर एलिमेंट्स को ये इमोबाइल एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो ओल्डर रीजन्स में ही लॉक्ड हैं। ठीक है, क्योंकि इनका तो ट्रांसफर हुआ नहीं, तो इनका जो सिम्टम है, डेफिशिएंसी सिम्टम, ये सबसे पहले आपको यंग एंड ग्रोइंग टिश्यूज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, for example, element like sulfur and calcium, they are part of structural component of the cell and hence are not easily released. ठीक है, so this aspect of mineral nutrition of plants is of great significance and importance to agriculturists and horticulture. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के लिए, और जिसको ये चीज समझ में आता है वो प्लांट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्लांट इकोसिस्टम को वो प्रोटेक्ट करके रख सकता है, क्योंकि जब वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेगा, अगर वो सिम्टम्स पकड़ सकता है तो वो मैनिपुलेट करके प्लांट को मरने से बचा सकता है। ठीक है, so the kind of deficiency symptoms shown in plants include chlorosis, necrosis, stunted growth,
premature fall of leaves and buds and inhibition of cell division. ठीक है, तो ये सब सारे फीचर्स हैं जो आपको दिखेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स में. ठीक है, अब होगा क्या, क्लोरोसिस का मतलब समझिए. क्लोरोसिस का नाम है, तो नाम से पता चल रहा है क्लोरोफिल है, उससे क्लोरोसिस आया है. ठीक है, सो क्लोरोसिस मींस लॉस ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, तो क्लोरोफिल ज्यादा, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो बन नहीं रहा है या फिर उसका लॉस हो रहा है. ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है. तो अब क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर देगा. अगर लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा तो क्या होगा, पत्ते जो होंगे वो पीले पड़ जाएंगे. सो देयर वुड बी येलोइंग ऑफ लीव्स. तो कहने का मतलब है, जब आप देख रहे हैं कि पत्ता बूढ़ा हो रहा है और वो पत्ता ग्रीन से येलो हो रहा है, इसका मतलब वो सिम्टम क्या है, क्लोरोसिस का सिम्टम. इसका मतलब कि क्लोरोफिल जो है वहां से कंटिन्यूअसली लूज आउट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है. ठीक है, so this chlorosis symptom is caused by deficiency of elements like nitrogen, potassium, magnesium, sulfur, iron, manganese, zinc and molybdenum. अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 एलिमेंट्स हैं जिनका डेफिशिएंसी सिम्टम में क्लोरोसिस जो है वो प्राइमरी डेफिशिएंसी सिम्टम. ठीक है, तो आप निकलिए घर से बाहर और देखिए, पत्ता आपको दिखेगा, बहुत सारे पत्ते आपको गिरने से पहले वो पीले दिखेंगे. ठीक है, ये वही चीज है. So likewise, necrosis or death of the tissue, particularly leaf tissue, is due to the deficiency of calcium, magnesium, copper, potassium. Lack or low level of nitrogen, potassium and sulfur. ठीक है, तो नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ. ठीक है, एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ. मतलब प्रोग्राम्ड है कि वो कब मरेगा. नेक्रोसिस का मतलब है कि टिश्यू किसी कारण से, एक्सीडेंट, इंजरी या फिर सेनेसेंस के कारण टिश्यू का मरना तय है, तो मर रहा है. ठीक है, तो टिश्यू डेड हो रहा है समय के साथ. तो यहाँ पे हम नॉर्मल डीके की बात कर रहे हैं, डिजेनरेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग नेक्रोसिस बोलेंगे. नेक्स्ट है आपका कि the lack or low level of nitrogen, potassium, sulfur and molybdenum causes an inhibition of cell division. तो ये सब अगर कम है तो सेल डिवाइड नहीं करेगा. ठीक है, some elements like nitrogen, sulfur, molybdenum delay flowering if their concentration in plants is low. तो फ्लावरिंग भी नहीं हो रहा है, तो मतलब कि ये सब सिम्टम्स हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं. तो कभी कभी होता है कि आप अपने गार्डन में फूल का पौधा लगाए हैं और आपको पता चल रहा है कि 6 महीना 8 महीना हो गया और फ्लावरिंग हो ही नहीं रहा है. ठीक है, तो फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ डेफिशिएंट है. जैसे कि मोलिब्डेनम नहीं है तो आपको मोलिब्डेनम देना पड़ेगा उसको. ठीक है, सल्फर देना पड़ेगा, नाइट्रोजन देना पड़ेगा. तो डिले इन फ्लावरिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं ये लोग, और इसको प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं. ठीक है, यू गो टू द गार्डन. ठीक है, और आपने 6 महीने पहले एक रोज को लगाया था और 6 महीने बाद भी उस रोज में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्या कारण हो सकता है. ठीक है, तो वन ऑफ द रीजंस मे बी दिस. ठीक है, you can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptoms and that the same symptom may be caused by the deficiency of one or several different elements. यही पेच है एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के लिए. क्लोरोसिस देखो इतने का कारण हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, उसके लिए भी बहुत सारे हैं एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी. फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसके लिए भी है. कहने के बाद नाइट्रोजन देखो, सल्फर देखो, सब में इम्प्लीकेटेड. ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाता है प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के लिए आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली किस कारण ये सिम्टम आ रहा है. नाइट्रोजन नहीं है, सल्फर नहीं है, पोटेशियम नहीं है, किस कारण.
So hence, to identify the deficient element, one has to study all the symptoms developed in all the various parts of the plant and compare them with the available standard tables. अब यही आता है वहां डेटा एनालिसिस. अब वो एनालाइज नहीं करेगा, एनालिस्ट नहीं होगा, फिजियोलॉजिस्ट, तो वो आइडेंटिफाई कतई नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली में सिम्टम किसका है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स मल्टीपल सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है, तो उसके लिए उसका जो ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है जो साइंटिस्ट लोग, वो लोग एक स्टैंडर्डाइज टेबल दिया हुआ है, इसके कारण ऐसा है, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा. तो भाई ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस प्लस स्टैंडर्ड डेटा एनालिसिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट को समझ में आ जाता है कि आखिर में डेफिशिएंसी किस एलिमेंट का होगा. So we must also be aware that different plants also respond differently to deficiency of the same element. अब ये बात भी ध्यान देने का है. अगर हम नींबू के पेड़ की बात करें, ठीक है, आम की पेड़ की बात करें, या फिर फ्लावर्स मेरीगोल्ड का पौधा का बात करें, अब तीनों में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो सकता है, बट जो प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, वो अलग होगा. और जब आप ट्रीटमेंट देते हो, क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, और उसके बाद जब आप उसको ट्रीटमेंट देते हो, मतलब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दे रहे हो, इन तीनों अलग अलग प्लांट में जो रेस्पॉन्स होगा वो भी अलग अलग होगा. तो आप ये कतई मत समझिए कि अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी किसी पौधे में है तो सेम तरह का सिम्टम और सेम तरह के ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स अलग अलग पौधा दिखाएगा या फिर डिफरेंट वेराइटीज और डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट करेंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब यही खास बात है. सो देयर इज समथिंग पर्सनलाइज्ड अबाउट दी प्लांट, जिसको हम लोग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बोलते हैं. ठीक है, तो स्पेसिफिक टारगेटिंग होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्लांट में XYZ एलिमेंट की डेफिशिएंसी है. ठीक है, तो ये इतना आसान काम नहीं है समझना. ठीक है, अब ये तो हो गया डेफिशिएंसी सिम्टम. इसके साथ साथ अगर मान लेते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से भी एक रेंज होता है कि लो वैल्यू है, लो वैल्यू के नीचे रहेगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम होगा. फिर एक टॉलरेंस रेंज होता है प्लांट का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए न्यूट्रिएंट को, नहीं तो फिर क्या होगा, उसमें टॉक्सिसिटी सिम्टम्स इमर्ज करेंगे. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट is always in low amounts, while their moderate decrease causes the deficiency symptoms, and a moderate increase will lead to toxicity symptoms. तो कहने का मतलब अगर कम हुआ थ्रेशोल्ड वैल्यू से, जिसको हम लोग क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है. और अगर ये टॉलरेंस रेंज है, मान लेते हैं X to Y, रेंज का मतलब हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो हायर वैल्यू एक रेंज, डिफाइंड रेंज है, स्टैंडर्डाइज्ड है फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी प्लांट ऑल्सो. ठीक है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग हो सकता है वो. तो कहने का मतलब अगर उससे ज्यादा हुआ हायर वैल्यू से, देन द प्लांट विल स्टार्ट शोइंग टॉक्सिसिटी सिम्टम्स, क्योंकि उसको वो एलिमेंट का उतना ज्यादा आवश्यकता नहीं है और वो ले रहा है. ये ठीक उसी तरह है जैसे आप फैट लेते जा रहे हो, बर्गर पिज्जा खाते जा रहे हो, तो एक समय बाद क्या होगा, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स शो करने लगेगा आपका बॉडी, आप ओबीज हो जाइएगा. तो प्लांट में भी सिमिलरली टॉक्सिसिटी सिम्टम्स होता है अगर हायर रेंज जो है उससे अगर हम ज्यादा ट्रीटमेंट दे दे प्लांट को, या उसको ज्यादा सॉइल से जरिए मिल रहा है. ठीक है, so any mineral ion concentration in tissues that reduces the dry weight of tissues by about 10% is considered to be toxic. तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है बाय साइंटिस्ट्स कि अगर किसी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन को पौधा ले रहा है, ठीक है, और ड्राई वेट और वेट वेट हम आपको पहले बताए हैं. वेट वेट का मतलब होता है, फ्रेश वेट का मतलब होता है कि आप पौधे को जाके सीधा आप इन सिटू फील्ड में आप जाके उसका वेट ले रहे हैं. ठीक है, तो अब ये उसमें पूरा वाटर मौजूद है और आपने उसका वेट किया तो फ्रेश वेट है. जब आप उससे आपने वाटर निकाल दिया हीटिंग से, ठीक है, ड्राई ओवन में रखा, ड्राई किया, और फिर जब पानी निकल गया फिर आप उसको वेट कर रहे हैं,
वही करते हैं, तो क्या होता है वो, उसको वो ड्राई वेट बोलते हैं। तो अगर XYZ मिनरल आयन के कारण अगर ड्राई वेट जो है 10% से ज्यादा घट जाए, तो हम बोलेंगे कि वो टॉक्सिक है उसके लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्शियम या फिर यूरेनियम, ये जादू गोड़ा यहाँ जमशेदपुर के बगल में है, यहाँ पे यूरेनियम का माइन है, तो वहां के पेड़ जो भी उगते होंगे उनमें ये टॉक्सिसिटी सिम्टम होना चाहिए, क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी यूरेनियम मौजूद है, तो वो जबरदस्ती उनको लेना पड़ता होगा। ठीक है, तो कुछ पौधों पे ऐसा दिखता होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 10% से ज्यादा अगर ड्राई वेट में रिडक्शन होता है तो हम उसको टॉक्सिसिटी सिम्टम कह सकते हैं। So such critical concentrations vary widely among different micronutrients. ठीक है, तो अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो ये जो रेंज है जिसको हम बता रहे थे टॉलरेंस रेंज, ये अलग अलग पौधे के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, the toxicity symptoms are difficult to identify. Toxicity levels for any element also vary for different plants. ठीक है, अगेन चाहे वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो या टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हो, प्लांट फील्ड में इसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो आदमी तो है नहीं, आदमी मरेगा तो लॉस है, पौधा मरता है तो लॉस नहीं है। तो तीन तरह के डिसिप्लिन है, क्लिनिकल डॉक्टर्स जो कि जिसको आप MBBS बोलते हो, वो आदमी का इलाज करता है। देन देर इज अनदर फील्ड जहां वेटनरी डॉक्टर बोलते हो, जो कि कुत्ता बिल्ली और जानवरों का इलाज करता है। ठीक है, तीसरा होता है प्लांट डॉक्टर्स, जो कि प्लांट का इलाज करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वहां पे भी आपका जैसे मेडिकल क्लिनिक्स होते हैं, वेट क्लिनिक्स होते हैं, उसी तरह प्लांट क्लिनिक्स भी होते हैं। ठीक है, ग्रीन क्लिनिक्स उसको हम लोग बोलते हैं। इंडिया में इसका प्रचलन नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो या टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हो, इस क्लिनिक में आपको वो अप्रोप्रिएट गाइडेंस मिलता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, और अप्रोप्रिएटली जो अपना फील्ड सेटअप है आपका एक्सपेरिमेंट का, चाहे वो हॉर्टिकल्चरल फील्ड हो या फिर एग्रीकल्चरल सेटअप हो, आप अकॉर्डिंगली आप उसको मतलब ट्रीटमेंट लेते हो। ठीक है, तो यही चीज होती है। सी टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग प्लांट के लिए जो टॉक्सिसिटी लेवल होगा वो अलग होगा। आम के लिए जो टॉक्सिसिटी लेवल है नाइट्रोजन का वो अलग होगा, उसको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए। और छोटे पौधे होते हैं जो हर्ब्स और श्रब्स होते हैं, उनके लिए कम चाहिए होगा। तो टॉक्सिसिटी जो है हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज में ऑब्वियसली है डिफर करेगा, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट अपना अलग अलग। यहाँ पे बहुत ज्यादा समझना नहीं है, सिंपल है ये। सो मेनी अ टाइम्स एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट may inhibit the uptake of another element। वैसा भी तो हो सकता है कि अगर आप एक ही चीज खा रहे हैं तो दूसरा चीज आपको खाने का मन नहीं करेगा। आप पार्टी में गए, कोई कोई आदमी को आप देखे होंगे 40-50 रसगुल्ला खा जाता है। अब वो 40-50 रसगुल्ला खाएगा तो वो दूसरा चीज तो खा नहीं सकता है, पूरी और पुलाव तो खाएगा नहीं। यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि पौधा एक एलिमेंट को एक्सेस ले लिया, तो वो दूसरा एलिमेंट को क्यों लेगा? ठीक है, रूम तो उतना ही है। तो कहने का मतलब है अगर एक के कारण टॉक्सिसिटी हो रही है, सो इट विल इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। नाउ हियर इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल the prominent symptom of manganese toxicity is the appearance of brown spots surrounded by chlorotic beans। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैंगनीज ज्यादा प्लांट ले लेता है तो उसमें ये इस तरह का सिम्टम दिखेगा आपको, ब्राउन कलर के स्पॉट्स आपको देखे होंगे ध्यान से। ठीक है, उसके बाद जो बीन्स होगा वो ऐसा लगेगा कि आपको क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लोरोटिक है। हाँ, उसके बाद आपका बात आता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैंगनीज कॉम्पीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक, एंड
with magnesium for binding with enzymes. अब आप देखिए यहाँ पे मैंगनीज और मैग्नीशियम में स्टूडेंट कंफ्यूज कर सकता है। ये मैंगनीज Mn क्या कर रहा है, आयरन के साथ भी कॉम्पीट कर रहा है, Mg के भी साथ कॉम्पीट कर रहा है। किस लिए? फॉर अपटेक एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम्स। ठीक है, तो कंपटीशन चल रहा है एंजाइम से उसको बाइंड करना। है आपको पहले भी समझाया जा चुका था। एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन चलेगा। ठीक है, यहाँ मैंगनीज कॉम्पीट कर रहा है, तो मैंगनीज क्या करेगा? इट ऑल्सो इनिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, उसको भी इनिबिट कर रहा है। तो सोच लीजिए, अगर आपका मैंगनीज बढ़ गया सिस्टम में, तो वो कैल्शियम को इनिबिट कर देगा, उसका ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा, सूट एपेक्स तक नहीं जाएगा। सो देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैंगनीज में इनफैक्ट इंड्यूस डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन का अपटेक नहीं हो पा रहा है, तो आयरन घट गया। मैग्नीशियम का अपटेक नहीं हो पा रहा, तो मैग्नीशियम घट गया। कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन नहीं आ रहा, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी दिखने लगेगी। तो कहने का मतलब प्लांट ने मैंगनीज ले लिया, ज्यादा खा लिया, तो उसके कारण क्या हुआ? वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन को नहीं खा पाया, तो उसका डेफिशिएंसी सिम्टम से उसको जूझना पड़ेगा। Thus, what appears as symptoms of manganese toxicity may actually be deficiency of iron, magnesium and calcium. ठीक है, तो कहने का मतलब है, अब इसको दो तरीके से सोचना है। यहाँ फार्मर को पता नहीं है, बट नॉर्मली फार्मर्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि फील्ड में दिन भर रहते हैं। उनको टेक्निकल शब्द पता नहीं है, बट वो मैनेज कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्लांट फिजियोलॉजिस्ट बता पाएगा कि एक्चुअली वो मैंगनीज टॉक्सिसिटी है कि नहीं, क्योंकि वो सैंपल लेगा, टेस्ट करेगा बाकायदा। ठीक है, सॉइल एनालिसिस करेगा, उसके बाद पता चलेगा कि सॉइल में मैंगनीज का लेवल क्या है। साइमल्टेनियसली ना जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, उसका स्टेटस क्या है सॉइल का। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू दीज एलिमेंट्स, तब वो डिटरमिन करेगा कि आफ्टर लैब टेस्ट वो डिटरमाइन कर पाएगा कि एक्चुअली वो मैंगनीज टॉक्सिसिटी है या फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। बट यहाँ पे सोचना है आपको कि अगर मैंगनीज सिस्टम ले लेता है, तो साइमल्टेनियसली इट कैन इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो कहने का मतलब है टॉक्सिसिटी वर्सेस डेफिशिएंसी सिम्टम्स इज कोरिलेटेड, और इसको आइडेंटिफाई और सेग्रीगेट करना आसान काम नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप फील्ड एनालिसिस से आप सेग्रीगेशन इम्पॉसिबल है, आपको लैब में जाकर टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी सॉइल की। ठीक है, सो कैन दिस नॉलेज बी ऑफ सम इंपॉर्टेंस टू अ फार्मर? ऑब्वियसली यस। ठीक है, बट इन द मेजर फील्ड सेटिंग क्या करते हैं हम लोग? ये सब को इग्नोर कर देते हैं। दैट्स वाई हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द पुअरेस्ट है। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे खेती जो होता है वो साइंटिफिक तरीके से होता है। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग जो है वो टाइम टू टाइम करते हैं, और ट्रीटमेंट भी, उससे फायदा होता है। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वो इंडिया से हो सकती है 10, 12, 15, 20 गुना ज्यादा हो। ठीक है, सो कैन दिस नॉलेज बी ऑफ सम इंपॉर्टेंस टू अ फार्मर, अ गार्डनर, और इवन फॉर यू इन योर किचन गार्डन? ऑब्वियसली यस। ठीक है, बट अब चूंकि जिस तरीके से हम लोग अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसी तरह प्लांट का भी सॉइल टेस्ट कराना पड़ता है। जो प्लांट को वाटर मिल रहा है उसका टेस्ट कराना पड़ता है। बट कौन कराएगा? इतना पैसा किस फार्मर के पास है? नहीं है, क्योंकि वी आर पुअर फार्मर्स। इसलिए इंडिया की एग्रीकल्चर की जो हालत है वो खराब है। तो अभी तक समझ में आया आपको? तो ये था 2 पॉइंट, कैसे आप प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स को पकड़ेंगे, कैसे टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को पकड़ेंगे, और कैसे दोनों इंटर रिलेटेड हैं समटाइम्स। समझ में आई बात? हेलो हेलो। Yes. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग ये एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट तो पढ़े थे, वाटर प्लस मिनरल का भी, इसी को रिवाइज यहाँ पे किया है। Much of these studies on mechanism of absorption of elements by plants has been carried out in isolated cells, tissues and organs.
These studies revealed that the process of absorption can be demarcated into two main phases. ठीक है, तो दो फेज में आप बांट सकते हो इस स्टडी को कि किस तरीके से वो एब्जॉर्ब कर रहा है एलिमेंट्स को. ठीक है, सो पहले फेज में क्या होता है? In the first phase, an initial rapid uptake of ions into the free space or outer space of cells happen, which is called the apoplast, and this is passive. ठीक है, तो without utilization of ATP. ठीक है, तो होगा क्या? डिफ्यूजन मेथड से विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी क्या होगा? वो रैपिडली थोड़े डिस्टेंस के लिए आयंस जो होंगे वो सॉइल से मूव कर जाएंगे एपोप्लास्ट एरिया में. ठीक है, इन द सेकेंड फेज ऑफ अपटेक द आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस. तो अब आउटर स्पेस तक आ गया मिनरल आयन, अब वो अंदर जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा. तो ये जो इनर स्पेस है इसको हम लोग क्या पढ़े थे? सिम्प्लास्ट. ठीक है, सो सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल्स. तो एपोप्लास्ट में जो मूवमेंट है दैट इज रैपिड एंड पैसिव. सिम्प्लास्ट में जो है वो स्लोली है. ठीक है, so the passive movement of ions into the apoplast usually occurs through ions channels, the transmembrane proteins that functions as selective pores. On the other hand, the entry or exit of ions to and from the symplast requires the expenditure of metabolic energy, which is an active process. ठीक है, तो जो पहला वाला प्रोसेस था वो पैसिव था, जो सेकेंड प्रोसेस था वो स्लो और एक्टिव था, बिकॉज यहाँ पे अब आपको एनर्जी की आवश्यकता है. ठीक है, तो यहाँ तीन चीज याद रखने का है. फर्स्ट फेज में आपका जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है, जो आउटर स्पेस है, वहां पे डिफ्यूजन के जरिए हो रहा है. इट्स रैपिड इनटेक ऑफ आयंस एंड इट इज पैसिव इन नेचर, मींस नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. लेकिन जब वो आउटर स्पेस से इनर स्पेस की तरफ मूव करेगा सिम्प्लास्ट स्पेस में, तब क्या होगा? वो धीरे धीरे होगा और इन द प्रोसेस इट इज एन एक्टिव कंट्रीब्यूशन, मतलब आपको एटीपी की दरकार पड़ेगी. ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ आयंस इज यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स. ठीक है, तो यहाँ एक टेक्निकल टर्म है फ्लक्स, हम लोग बोलते हैं. जैसे कि आप मूवी हॉल से लाइन लगा के अंदर जाते हो हॉल के अंदर, फिर लाइन लगा के बाहर आते हो. ठीक है, ये फ्लक्स एक तरीके से समझिए, इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स. तो इफ इट अगर आयंस अंदर की तरफ आ रहे हैं तो इनफ्लक्स बोलेंगे, सो दैट इज इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल्स. और जब वो आउटवर्ड मूवमेंट है, आउट ऑफ द सेल्स जा रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड एज इफ्लक्स. सो फ्लक्स इज ऑफ टू टाइप्स, इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स. बाहर जाएगा आयन, इफ्लक्स कहलाएगा. अंदर आएगा आयन, इनफ्लक्स कहलाएगा. ठीक है, तो ये आप पहले भी मेटाबॉलिक फ्लक्स के नाम से आप पढ़ चुके थे. ठीक है, so you have read the aspects of mineral nutrient uptake and translocation in plants in chapter 11. तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, एक्टिव, पैसिव. ठीक है, फ्लक्स, ये सब आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट. ये भी आप पढ़े हैं. ठीक है, so mineral salts are translocated through xylem along with ascending stream of water which is pulled up through the plant by transpirational pull. ये आप पढ़े थे, कोहिजन, एडिशन, ट्रांसपिरेशन, पुल, सरफेस टेंशन. ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट आप जस्ट पिछले चैप्टर में ही पढ़े हैं. इसी आई थिंक इसी चैप्टर में आप पढ़े हो ये सब सारी चीजें. सो एनालिसिस ऑफ xylem sap shows the presence of mineral salts in it. Use of radioisotopic technique of mineral elements also substantiate the view that they are transported through the xylem. So you have already discussed the movement of water in xylem in chapter 11. अब कहने का मतलब यहाँ से एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन हम बना सकते हैं. हम क्या बनाएंगे? हाउ विल यू एनालाइज xylem sap? ठीक है, कैसे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि xylem sap में XYZ जो मिनरल है वो है, नाइट्रोजन मूव कर रहा है, पोटेशियम मूव कर रहा है, कैसे पता चलेगा? तो हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक. उसको हम लोग रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक का नाम करते हैं. तो हम क्या करेंगे? टैग कर देंगे. अब जैसे कि कार्बन 14 को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कार्बन 14. ठीक है, अब एक कार्बन जहां जहां जाएगा वहां वहां हमको पता चल जाएगा कि ये जा रहा है. ठीक है, अब जैसे वाटर का ही हम बोल रहे हैं, तो वाटर में हम हाइड्रोजन को ये कर सकते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन को कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें से जो भी रेडियो एक्टिव हो सकता है, जैसे ट्रिशियम है,
उसको यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है फिर ये जो टैग हो गया, तो अब ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर जिधर भी मूव करेगा हमको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर वो जाइलम सैप से जा रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि ये पानी जो है वो जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसी तरह नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि हम टैग लगाते हैं, और ये टैग जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो उसको हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। तो ये रेडियो आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक जो है बायोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड वेयर अबाउट्स ऑफ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट का मूवमेंट हम ट्रैक करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक का ही इस्तेमाल करके हम पता करेंगे कि जो सैप है, जाइलम सैप, उसमें से कौन कौन से एलिमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉइल एज रिजर्वोयर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। हम आपको पहले बता चुके हैं सॉइल का एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, सोर्स ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। ठीक है, एक्रोनिम है ये। ठीक है, जितना भी लाइफ धरती पे आया सब मिट्टी से आया। समझ में आ रही है बात, इसलिए उसको सोर्स ऑफ इनफाइनाइट लाइफ कहते हैं। So majority of the nutrients that are essential for the growth and development of plants become available to the roots due to weathering and breakdown of rocks. These processes enrich the soil with dissolved ions and inorganic salts. Since they are derived from the rock minerals, their role in plant nutrition is referred to as mineral nutrition. अब सॉइल में आपको सारा तरह का एलिमेंट मिल रहा है, और ये रूट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पानी और मिनरल आयंस जो है रूट्स अपटेक करता है और फिर वो डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसफर होता है। अब बात आती है कि मिट्टी बना कैसे। तो मिट्टी तो पहले मिट्टी था नहीं, सॉइल पहले सॉइल था नहीं। सॉइल इज बेसिकली फाइनेस्ट पार्टिकल। आप देखोगे उठाकर हाथों में उठा के देखिए कैसा है। हाँ? तो सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब सब मिलेगा उसमें आपको, कुछ बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ अर्थ हुआ क्या है, बड़े बड़े जो रॉक्स बने होंगे वो धीरे धीरे समय के साथ टूटते चले गए होंगे। ठीक है, सो देयर मस्ट बी सम ड्राइवर्स। तो ये ड्राइवर्स क्या थे? वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, फिर लाइटनिंग हो सकती है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे बड़ा बड़ा बोल्डर पानी का मझधार से निकलता है, टूट जाता है, वही हुआ होगा। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स such forces of weathering have acted upon earth, और एज अ रिजल्ट क्या है, हमको सॉइल मिला है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉइल को वेस्ट करते हैं, काफी तरीके से वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक मुट्ठी सॉइल बनाने में आपको करोड़ों वर्ष लगा है। ठीक है, ये चीज समझिए आपको। सो due to weathering and breakdown of rocks, these processes enrich the soil with dissolved ions and inorganic salts. Obviously, जब बुल्डर के अंदर बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स होंगे, ट्रैप्ड होंगे, जैसे अभी अफगानिस्तान में ही लिथियम एक एलिमेंट है जो कि वहां मिलता है। ठीक है, लिथियम आयोनाइज्ड बैटरी आपके स्मार्टफोन में है। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे बोल्डर्स के अंदर दबे हुए। तो वो सब धीरे धीरे क्या होगा, सॉइल का पार्ट बन जाएगा। सिंस दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक मिनरल्स, देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन इज रेफर्ड टू एज मिनरल न्यूट्रिशन। अब चूंकि बोल्डर टूटा, उसके अंदर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थे वो सॉइल का हिस्सा बन गए। जब प्लांट ग्रो किया तो प्लांट उसको अपटेक कर लिया, तो हम उसको मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं इसीलिए। ठीक है, तो उसमें से कुछ बेनिफिशियल हैं, कुछ इसेंशियल हैं, कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड या डिफाइंड। So soil consists of wide variety of substances. Soil not only supplies minerals but also harbors nitrogen fixing bacteria, other microbes, holds water, supplies air to the roots, acts as a matrix that stabilizes the plant. Since deficiency of essential minerals affect the crop yield, there is often a need for supplying them through fertilizers. तब होता क्या है कि सिर्फ मिट्टी मिट्टी तो नहीं रख रहा है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से तो प्रोवाइड नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें उसमें आपको बैक्टीरिया, फंगस सब मिल रहा है, सब तरह के जीव जंतु मिल रहे हैं। So it harbors नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। अभी हम लोग वही पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, फंगाई वो भी है,
उसके बाद दूसरे माइक्रोब्स हैं, तो उसी माइक्रोब्स में आप फंगस को भी जोड़ सकते हो। इट होल्ड्स वाटर, आप देखे होंगे कि मिट्टी में पानी डालिएगा तो वो होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद इट सप्लाइज एयर टू द रूट, ये भी है, एरेशन का काम भी करता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेस द प्लांट, तो ऑब्वियसली है मैट्रिक्स, तो जो प्लांट का जड़ है वो किसको पकड़ेगा, सॉइल को ही पकड़ेगा, तो इट एक्ट्स एज अ मैट्रिक्स फॉर सपोर्ट, ठीक है। Since deficiency of essential minerals affect the crop yield, there is often a need for supplying them through fertilizers. अब होता क्या है कि धीरे धीरे आप एक ही खेत में पौधे ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे उस खेत का क्या होगा, 10 साल 15 साल के बाद पूरा फर्टिलिटी चला जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। जैसे पंजाब हरियाणा टोटली डिवॉइड ऑफ फर्टिलिटी, सिर्फ फर्टिलाइजर डाल डाल के वो पूरा खेत खलियान को खराब कर चुके हैं, ठीक है। जहां कहीं भी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हाई है, मैं उस लैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो या इंडिया का एडवांस्ड फार्मिंग एरियाज। तो कहने का मतलब है कि टाइम टू टाइम आपको अपने फील्ड को फर्टिलाइजर्स देना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट ले रहा है मिनरल्स, और उस मिनरल को का एक आर्टिफिशियल सप्लाई आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। So both macronutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, and micronutrients such as copper, zinc, iron, manganese, etc. They form components of fertilizers and are applied as per need. ठीक है, जैसे यूरिया फर्टिलाइजर है, पोटास फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट है, तो इस तरीके से एल्यूमिनियम नाइट्राइट है। तो कहने का मतलब इस तरीके का फर्टिलाइजर्स जो हैं आप प्रोवाइड करते हो। तो ये तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गए। आजकल ट्रेंड आ गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो वहां हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देते हैं, मतलब कि बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स देते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फार्म प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो ये था आपका कि किस तरीके का सॉइल का कंस्ट्रक्शन होता है, सॉइल का यूज क्या है, और सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी लूज हो रही है उसको हम कैसे रिवैम्प कर सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल सप्लाई बाय फर्टिलाइजर्स। समझ में आई बात? हेलो हेलो। Yes, sir. तो यहाँ तक है आपका, यहाँ तक हम लोग समझे कि डेफिशिएंसी क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है, प्लस सॉइल का रोल क्या है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन मिनरल्स का कैसे हो रहा है, ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल या मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, हम लोग इसको बोलते हैं। और शायद 8 9 10 में नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करने भी आता था, नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ कीजिए, कार्बन साइकिल बनाइए, हाइड्रोलॉजिकल या वाटर साइकिल बनाइए। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे 8 9 10 में, आपको याद होगा। तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन साइकिल पहले पढ़ना, ठीक है, उसके बाद ये नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है बायोलॉजिकल, ये समझना है। और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहां से एक सवाल आना ही आना है, इट इज फिक्स्ड, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आंख मूंद के आप बोल सकते हो कि यहाँ से एक सवाल नीट डालेगा ही डालेगा, ठीक है। So let's move. Metabolism of nitrogen. So first topic is nitrogen cycle. So apart from carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen is the most prevalent element in living organisms. ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो जान ही रहे हैं आपको, CO2 और वाटर से मिल रहा है। नाइट्रोजन भी इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कैसे है? Because it is a constituent of amino acids, proteins, hormones, chlorophylls and many other vitamins. ये सब जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनमें आपको नाइट्रोजन एज वन ऑफ द कंपोनेंट मिलेगा। अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन हो गया, क्लोरोफिल, ठीक है, विटामिन्स हो गया। तो समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। देन प्लांट्स कॉम्पीट विद माइक्रोब्स फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल इन सॉइल। अब देखिए सॉइल में नाइट्रोजन है और कॉम्पिटिटर्स कौन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके वहां कौन कौन मौजूद हैं, तो प्लांट भी मौजूद है और उसके साथ साथ दूसरे माइक्रोब्स भी हैं जिनको अपना नाइट्रोजन चाहिए, दोनों कॉम्पीट करेंगे, ठीक है। और सॉइल नाइट्रोजन जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादातर कहाँ मौजूद है, एटमॉस्फेयर में, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन ही है। Thus, nitrogen is a limiting nutrient for both natural and agricultural ecosystem. This is an important question. ठीक है,
आदमी को लगता है कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, बट आंसर इज नाइट्रोजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। चाहे पौधा अपने से ग्रो कर रहा हो, जैसे कि जंगल झाड़ी हो गया, अमेजन रेन फॉरेस्ट, या तो फिर फार्मलैंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में फार्मलैंड है, ये एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है, और पहले वाला जो रेन फॉरेस्ट है वो नेचुरल इकोसिस्टम। तो दोनों में नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का काम कर सकता है। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का मतलब अगर ये नहीं है तो फिर प्रोडक्टिविटी बहुत जीरो हो जाएगी, लो हो जाएगी। So nitrogen exists as two nitrogen atoms joined by a very strong triplet covalent bond. तो ये आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, आई डोंट नो। N ट्रिपल बॉन्ड N, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड उससे स्ट्रॉन्ग, डबल बॉन्ड पे डबल से ट्रिपल, तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, 1 मार्क में पूछा जाता है, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन और व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू प्रोसेसेस। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, आपके पास नाइट्रोजन उपलब्ध है, उसको आप अमोनिया में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सिंपल N2 to NH3, इसके कन्वर्जन को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब ये फिक्सेशन होगा कैसे? So in nature, lightning and ultraviolet radiation provide enough energy to convert nitrogen to nitrogen oxides such as NO, NO2, N2O। ठीक है, प्रकृति में आप देखे होंगे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि बिजली कड़क रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, सन से आपको अल्ट्रावायलेट डी रेज आते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन को इसके ऑक्साइड्स में, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये 3 तरह के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपको यहाँ दिख रहा है, ये लोग लिख रहे हैं NO, NO2 और N2O। ठीक है, N2O5 भी हो सकता है। So industrial combustions, forest fires, automobile exhaust, power generating stations are also sources of atmospheric nitrogen oxides। ठीक है, दूसरे सोर्सेज ये सब भी हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, उसका धुआं निकल रहा है, वो भी जंगल में आग लग गई, उसके कारण भी आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिल सकते हैं। बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां से जो धुआं निकलता है उनमें भी आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिलेंगे। ठीक है, तो इनको हम लोग शहरों में पोल्यूटेंट के रूप में स्टडी करते हैं। ठीक है, पोल्यूशन फैला रहा है। ठीक है, लेकिन इसका नीड है। ठीक है, so decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is called ammonification। अब जो आदमी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जानवर है या प्लांट है, उसमें भी तो नाइट्रोजन है। ठीक है, या जब वो जानवर मरेगा तो क्या होगा, वो डिकम्पोज करेगा, चाहे वो आदमी हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है, ह्यूमंस हो, कुछ भी हो, वो डिकम्पोज करेगा आफ्टर डेथ। ठीक है, और फिर क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है ये जो एनकोडेड नाइट्रोजन है हमारे बॉडीज में, तो नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। सो वी कैन कॉल दिस एज ammonification, formation of ammonia। So some of these ammonia volatilizes and re-enters the atmosphere, but most of it is converted into nitrate by soil bacteria in the following steps। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको ये फिगर 12.3 समझाएं, उसके बाद ये जो इक्वेशंस दिया है इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ऑलमोस्ट 79% है। ठीक है, अब ये देखिए, एरोस पे ध्यान दीजिए कि इस जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसका फेट क्या हो सकता है। तो 3 एरोज आपको डाउनवर्ड साइड दिख रहा है और एक एरो आपको अपवर्ड साइड दिख रहा है। ये 3 एरो जो डाउनवर्ड साइड है उसको देखिए क्या हो रहा है। तो बायोलॉजिकली आप उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आप अपने यूज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, बड़े बड़े प्लांट्स है जो कि नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। उसी तरह लाइटनिंग के जरिए आपका इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इनका प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया।
So this process is atmospheric nitrogen is being converted into ammonia. So this is called ammonification. ठीक है, अब देखिए आपको एरो दिया है, अमोनिया से किस में चेंज हुआ, नाइट्रेट में चेंज हुआ, नाइट्राइट में, ठीक है, NO2 माइनस, और फिर NO2 माइनस से वो चेंज हो रहा है आपका NO3 माइनस विच इज नाइट्रेट। तो पहले अमोनिया बना बाय द प्रोसेस अमोनिफिकेशन, फिर उसका क्या हुआ, कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट NO2 minus. Then nitrite NO2 minus is converted further into nitrate NO3 minus. अब यहाँ पे देखिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उससे एक एरो नीचे उतर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, नाइट्रेट बनता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, कि नाइट्रोजन किस तरीके से बनता है, दो तरीके से आपका नाइट्रेट बन रहा है, एक नाइट्राइट से बन रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन हो रहा है नाइट्रोजन का, तब वो नाइट्रेट बन रहा है। अब देखिए एक एरो अब ऊपर जा रहा है, तो ये जो नाइट्रेट बना ये अब वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जा सकता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, चूंकि नाइट्रोजन वापस बन रहा है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, क्योंकि नाइट्रेट का डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। समझ में आई बात? तो इसको इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो जो सॉइल का जो नाइट्रोजन पूल है, आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज सॉइल नाइट्रोजन पूल। तो सॉइल नाइट्रोजन पूल में आपको तीन तरह के फॉर्म्स मिल सकते हैं नाइट्रोजन के। फर्स्ट इज अमोनिया, सेकेंड इज NO2 माइनस नाइट्राइट, थर्ड इज नाइट्रेट NO3 माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ फिर से आप डायग्राम को देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे प्लांट बायोमास एक ग्रीन कलर के बॉक्स में दिखाया है, उसी तरह एनिमल बायोमास दिखाया है आपका ब्लू कलर के मास, ठीक है। तो एनिमल जो बायोमास है वो एक्चुअली प्लांट डिराइव्ड ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो वेजिटेरियन हैं, जो हर्बीवोर हैं, वो प्लांट को डायरेक्ट खाते हैं, और जो कार्निवोर हैं वो भी इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। तो आप देखो दोनों एरो वहां से आया, प्लांट बायोमास। सो प्लांट बायोमास या तो प्लांट को एनिमल खाया, और एनिमल जब मरा डाई किया तो वो डिके किया, या प्लांट डायरेक्टली डिके किया। दोनों से दो एरो निकला है और डिकेइंग बायोमास गया है। फिर ये जब बायोमास जब डिके करेगा तो आपका अमोनिफिकेशन होगा, ठीक है। तो डीके करके क्या बनाएगा, वो अमोनिया बनाएगा। अब उसी तरह देखिए वहां से जो सॉइल नाइट्रोजन पूल है उसका अपटेक ये प्लांट बायोमास करता है, नाइट्रोजन को लेता है ग्रोथ में, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक अपटेक डाउनवर्ड है एरो, और डिकेइंग बायोमास से वो वापस अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, सो दैट इज अमोनिफिकेशन। तो इस तरीके से आपको समझना है प्रोसेस को, कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कब है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कब है, अमोनिफिकेशन किसको बोलेंगे, अपटेक ऑफ नाइट्रोजन किसको बोलेंगे, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का फेट क्या है, ठीक है, अमोनिया सॉइल नाइट्रोजन पूल क्या होता है। कितने सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं सिंपल इस डायग्राम से, ठीक है। अब वापस यहाँ इक्वेशन 1 और 2 पे आइए। अब देखिए यहाँ पे जो अमोनिया आपका बना था वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देखो इक्वेशन आपका 2NH3 + 3O2 गिव्स 2NO2 माइनस + 2H + 2H2, तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। अभी जो नाइट्राइट बना, इट फर्दर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के प्रेजेंस कारण वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। बट बात यहाँ तक सीमित नहीं रहती है, क्वेश्चन कुछ और ही पूछा जाएगा। इक्वेशन तो कभी कभी पूछेंगे, बट इसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो कुछ और है। तो पहले आप जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ है नाइट्राइट में, तो ये एक तरह का बैक्टीरिया करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनस या नाइट्रोकॉकस। तो ये जीनस है नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकॉकस। ये क्या करेगा, आपका नाइट्राइट बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो नाइट्राइट बना, इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। तीन तरह के यहाँ बैक्टीरिया हैं, दो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस, वो नाइट्राइट बना रहा है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बना रहा है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को नाइट्राइट और नाइट्रेट जो बन रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। तो these steps are called nitrification, ठीक है। And these nitrifying bacteria, Nitrococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter,
दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स। व्हाई कीमो ऑटोट्रॉफ्स? क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? अपना खाना खुद बनाना, मतलब फोटोसिंथेसाइज कर सकता है, उसके पास ये क्षमता है। ठीक है, सो दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स, सो दे फोटोसिंथेसाइज यूजिंग केमिकल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको यही चीज समझना है कि नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, कौन से बैक्टीरिया आपका अमोनिया को नाइट्राइट में बदलेगा, कौन बैक्टीरिया आपको नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलेगा। दीज आर द क्वेश्चंस विच आर ऑफ्टन आस्क्ड। और कौन डीनाइट्रीफाई करेगा वापस। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सो द नाइट्रेट दैट्स फॉर्म्ड इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, क्योंकि आप पढ़े थे कि नाइट्रोजन जो है NO3 माइनस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में वो प्लांट उसको अपटेक करेगा। And it is transported to the leaves. In leaves, it is reduced to form ammonia that finally forms the amine group of amino acids. ठीक है, पत्तों में ये क्या हो गया आपका? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और फिर फाइनली वो क्या है? अमीनो एसिड का पार्ट बन जाता है। ठीक है, नाइट्रेट विच इज प्रेजेंट इन द